Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख ज़ैनुलाब्दीन फ्रॉम द डेस्क ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर एंजाइम का आगाज कर चुके हैं। उसकी पिछली 3 वीडियोस में हम उनके कैरेक्टर्स, उनकी टाइप्स और उनके मोड ऑफ एक्शन पर बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, गोया उसे डिक्रीज करेंगे, इनहिबिट करेंगे या फिर उसे इंक्रीज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। There are several factors which are affecting the rate of enzyme or enzyme activity, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं substrate concentration। Now what is substrate? As we have discussed earlier that here is an enzyme. It's an enzyme which has active site। एक एंजाइम है जिसके एक्टिव साइट है और यहां पर आकर एक सबस्ट्रेट अटैच होगा जो इसे एक्टिव करेगा। अगर क्या हो गया, खांसी। जैसे कि ये एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है। जब ये सबस्ट्रेट आकर यहां अटैच होगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा। अपना काम, जो इसका काम है, क्या काम है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, वो काम में ये लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी कंसंट्रेशन, इफ इस कंसंट्रेशन इज मोर, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यह आकर अटैच होगा और इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, सही है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो यहां कर अटैच होगा। जब ये अटैच होगा तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जब कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इससे हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। ओके, मतलब जितने ज्यादा क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और जितनी कंसंट्रेशन एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। इसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं। जो दूसरा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल्स। थर्मोलेबाइल्स से मतलब था कि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता है। ह्यूमन बॉडी के अगर एंजाइम्स की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर उन्हें चाहिए होता है वो है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, अगर ये टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाता है सो एंजाइम तमाम के तमाम फ्रीज हो जाते हैं। एंजाइम तमाम के तमाम फ्रीज हो जाएंगे और अपनी एक्टिविटी खत्म कर देंगे, या उस टाइम पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, नो एक्टिविटी और स्टॉप्ड एक्टिविटी। ओके, या तो मतलब जब 0 सेंटीग्रेड होगा तो वो फ्रीज हो जाएंगे और उनकी एक्टिविटी को कोई मतलब उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी या उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हो जाए तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, मतलब खत्म ही हो जाएंगे, उसके बाद रिकवर्ड नहीं हो सकते। इससे क्या बात जाहिर हुई, अगर टेम्परेचर अचीव हो जाता है 0 सेंटीग्रेड
तो एंजाइम फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन जैसे 37 सेंटीग्रेड वापस अचीव कर लिया जाएगा, एंजाइम दोबारा वही अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। बेस्ट एक्टिविटी वो 37 सेंटीग्रेड पर परफॉर्म करते हैं। मगर अगर एंजाइम अगर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो डीनेचर्ड होंगे। गोया अब 100 मरतबा 37 सेंटीग्रेड आ जाए, लेकिन वो डीनेचर्ड हो चुके हैं, एक हिसाब से आप कह सकते हैं वो मर चुके हैं, अब वो दोबारा है ही नहीं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सो ऑन 0 सेंटीग्रेड दे बिकम फ्रीज एंड ऑन 100 सेंटीग्रेड दे बिकम डीनेचर्ड एंड द बेस्ट टेम्परेचर इज 37 सेंटीग्रेड। इसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज पीएच। नाउ हमने इसका भी जिक्र किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम नहीं देखी, उसकी वीडियो नहीं देखी, तो नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम चेक करें। उस पर हमने जिक्र किया था कि पीएच ऑफ एंजाइम एंजाइम वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक पीएच। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है। जैसे कि जो हमारे माउथ में प्रेजेंट एंजाइम है अमाइलेज, वो बेसिक पीएच पर काम करते हैं, लेकिन जो स्टमक में हमारे प्रेजेंट है एंजाइम, दैट इज व्हाट डू वी से, पेप्सिन, वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। इसी बात पर ये कि अगर पीएच फ्लक्चुएट करती है, पीएच चेंज होती है, अगर स्टमक की पीएच 1.4 से 1.6 हो जाती है या 1.7 हो जाती है या फिर कम होकर 1.21 हो जाती है, तो पेप्सिन काम करना छोड़ देगा। सो फॉर द प्रॉपर व्हाट मीन्स एक्शन ऑफ एंजाइम, optimum pH what is required by those enzyme is necessary। अगर एंजाइम एसिडिक pH पर काम करता है, उसे एसिडिक pH ही चाहिए होगी, और जितनी pH पर काम करता है वही pH चाहिए होगी। अगर वो अल्कलाइन पर काम करता है तो उसे अल्कलाइन ही चाहिए होगी। सो दे आर स्पेसिफिक टू okay, now pepsin works on pH। ओके, ये तीन फैक्टर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है, जो इसमें फोर्थ फैक्टर है, वो है कोएंजाइम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। Now what is coenzyme? If enzyme is attached with organic molecule, then it is called coenzyme. Now there are many enzymes which require organic molecules, और organic molecules कौन से FAD, CoA, NADH और इसी तरह के मुख्तलिफ बहुत ही तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद होगा उस एंजाइम के साथ, तो वो एंजाइम एक्टिवेट होगा और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो हाईली स्पीड में काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कोएंजाइम की। एक्टिवेटर्स, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अटैच है, ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अटैच है एंजाइम के साथ और वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंजाइम के साथ अटैच है और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो उसे हम एक्टिवेटर्स कहेंगे। जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे आयंस हैं, दूसरे सब्सटेंसेस हैं इनऑर्गेनिक जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक इसकी अच्छी मिसाल कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जिसके साथ जब जिंक मॉलिक्यूल मिलता है, जिंक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जब जिंक मिलता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती तेज हो जाती है और इट एक्टिवेट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब इनहिबिटर्स की हम बात करते हैं। सो जैसे कि वर्ड इनहिबिटर से समझ आ रहा है कि वो ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट से मुराद कम करेंगे। सो एक्टिवेटर्स इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम
and inhibitors decrease the rate of enzymes. अब inhibitors कौन है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है डेफिनेटली. अब inhibitors दो तरह के आते हैं. एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. जब मैं बात करता हूं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, जैसा कि हमने बात की थी, एक एंजाइम, उसके पास एक्टिव साइट है डेफिनेटली, यहां पर आकर सबस्ट्रेट आकर यहां पर अटैच होना है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होंगे फॉर एग्जांपल कि जो कॉम्पीट करेंगे इस सबस्ट्रेट के साथ यहां पर एंट्री के लिए, और जब ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेंगे और एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाएंगे, उससे कॉम्पीट करके तो एंजाइम की एक्टिविटी को ये डेफिनेटली डिक्रीज करेंगे. जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. और वो कैसे आए? कॉम्पीट कर आए. इसके लिए हमने क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. ये तो बात थी जहां पर जिसमें एक्टिव साइट पर आकर एंजाइम अटैच हुए. इसके साथ साथ अक्सर एंजाइम के पास एक और साइट ऑफ अटैचमेंट भी होती है. ठीक है, ये तो हो गई एक्टिव साइट. ये जो साइट है इसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. सबस्ट्रेट आया, यहां पर अटैच हो गया, उससे किसी इनहिबिटर ने इनहिबिट नहीं किया, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो आया, अटैच हुआ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई. जब जैसे ही बिगिन हुई, यहां पर इनहिबिटर क्या करेगा? इससे कॉम्पीट नहीं करेगा, जबकि वो आकर एलोस्टेरिक पार्ट पर अटैच हो जाएगा, और जैसे ही वो एलोस्टेरिक पार्ट पर अटैच होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी. तो उसने क्या किया? इसने क्या किया? कॉम्पीट किया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इसने क्या किया? इसने क्या किया? कॉम्पीट नहीं किया, आकर दूसरी साइड पर आकर अटैच हो गया. जब वो दूसरी साइड पर आकर अटैच हुआ और एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप कर ली, सो देयरफॉर इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. इसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज वाटर. नाउ वाटर, जब हम वाटर की बात करते हैं, सो वाटर का रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसा कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो एंजाइम्स मौजूद है, ज्यादा पानी होगा तो वो प्रॉपर्ली तरीके से नरिशमेंट पाएंगे और एंजाइम ज्यादा काम करेंगे, और जब वो ज्यादा काम करेंगे, हाईली एक्टिवेट होंगे वाटर की वजह से, तो इसी के बाइस रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा होगी. अल्टीमेटली जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी. लास्ट की अब हम बात करते हैं, दैट इज रेडिएशन. रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, रेडिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंजाइम एक्टिविटी के. एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट जब भी रेडिएशन, अब रेडिएशन कौन सी हो सकती हैं? अल्फा रेज हो सकती हैं, ठीक है, बीटा रेज हो सकती हैं, गैमा रेज हो सकती हैं, यूवी रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं. इसी तरह की जितनी भी रेज हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो रेडिएशंस की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या हम कॉमनली हम कहते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाता है. जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो वो प्रॉपर्ली सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. जब सबस्ट्रेट नहीं आया तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी. दैट वाज ऑल अबाउट factors affecting enzyme activity. First was substrate concentration,
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फिर हमने टेम्परेचर की बात की जिसमें हमने कहा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर एंजाइम्स काम करते हैं, देन वी टॉक्ड अबाउट पीएच, फिर हमने कोएंजाइम एक्टिवेटर्स इनहिबिटर की बात की, देन वाटर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंजाइम एक्टिविटी के, then radiation which is inversely proportional. That's it from my side from this lecture. If you have any question, you can ask me down below in the comment section. Thank you.